They are being called the cocaine of the tech industry, more valuable than gold or real estate, experts say, when referring to the 17 rare earth elements. Today, over 85% of the world's rare earths are processed in China, and 90% of rare earth magnets come from there too. तो एक देश जो बिना एक भी मिसाइल चलाए, बिना एक भी वॉर अनाउंस किए पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को रोक सकता है। As the battle for rare earths escalates, can anyone compete with China? The rarest of rare earth minerals have become the planet's most coveted. तुम्हारा स्मार्टफोन, अमेरिका के फाइटर जेट और यूरोप की ईवीज और दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर सिर्फ एक बटन पर डिपेंड करते हैं। और ये बटन किसी सिलिकॉन वैली के ऑफिस में नहीं है या फिर किसी ऑयल फील्ड में भी नहीं है। ये स्विच है रेयर अर्थ रिफाइनिंग का, और इस स्विच का ज्यादातर कंट्रोल सिर्फ चाइना के पास है। China has controlled the supply of a group of rare earth minerals that are essential for its factories, which develop every day. दुनिया के पास रेयर अर्थ के माइंस हो सकते हैं, लेकिन उसको रिफाइन करने का सिस्टम सिर्फ चाइना की फैक्ट्रीज में मिलता है। और इसीलिए चाहे मिनरल अफ्रीका से निकला हो या फिर अमेरिका से, एंड में उसे प्रोसेस चाइना में ही होना है। सोचो तुम्हारे हाथ में ये जो मोबाइल है और जो ये रोड पर ईवी चलती हैं और जो एआई और सैटेलाइट होती हैं, इन सब के अंदर एक इनविजिबल चीज यूज होती है और उसका नाम है रेयर अर्थ मेटल्स। लेकिन ये रेयर अर्थ मेटल्स एक्चुअली होते क्या है? देखिए, रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं ये 17 स्पेशल मेटल्स का एक ग्रुप होता है जो आज की टेक्नोलॉजी का बेस है, और ये जमीन के नीचे पाया जाता है। इस ग्रुप में 15 लैंथेनाइड्स, स्कैंडियम और येट्रियम पाए जाते हैं। ये सब मेटल्स नाम में रेयर लग रहे हैं, बट इनको खोजना कोई मुश्किल बात नहीं है। बट फिर इन्हें रेयर क्यों बोला जाता है? देखिए, इनको रेयर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जमीन में बहुत ही छोटी क्वांटिटी में मिलते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि ये एक जगह पर एक साथ नहीं मिलते हैं, और इसीलिए इनकी माइनिंग मुश्किल होती है, और इनको क्लीन बनाने में काफी सारे केमिकल्स का यूज होता है, और इसी वजह से एनवायरनमेंट भी डिसरप्टिव होता है। और इसी वजह से रियल पावर माइनिंग में नहीं है, रियल पावर है रिफाइनिंग में। रेयर अर्थ मेटल्स को इजी वे में समझने के लिए इन्हें दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है लाइट रेयर अर्थ्स, जैसे नियोडियम, लैथेनेडियम और सेरियम। ये मोस्टली यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल कंपोनेंट्स, मैग्नेट्स और ग्लास इंडस्ट्री में। और दूसरी हैवी रेयर अर्थ हैं जैसे डाइसेप्रोसियम, टेरेबियम और येट्रियम। इनका यूज होता है डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और हाई एंड मिलिट्री सिस्टम्स में। एक सिंपल रूल याद रखो, जितना एलिमेंट हैवी होगा उतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक और वैल्यूएबल होगा, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, हीट रेजिस्टेंस और स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। इनका प्रॉपर सब्स्टिट्यूट आज भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए अगर कभी भी रेयर अर्थ सप्लाई रुक जाए तो टेक्नोलॉजी सीधा स्लो या फिर बंद हो जाती है। मोबाइल फोन का स्क्रीन कलर या फिर उसका साउंड या फिर उसका कैमरा, ये एक मेटल पर डिपेंड करते हैं, और वो है नियोमाइडियम। और ईवी मोटर्स में नियोडाइमियम, पैरासोडियम और डाइसोप्रोसियम लगता है। इससे मोटर्स हल्का होता है, एफिशिएंट होता है और रेंज ज्यादा मिलती है। इसलिए ईवी रिवोल्यूशन का मतलब है रेयर अर्थ डिमांड का एक्सप्लोजन। सैटेलाइट के कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर्स और गाइडेंस मैकेनिज्म सब रेयर अर्थ के बिना पॉसिबल नहीं है। मिसाइल्स, रेडार सिस्टम, फाइटर जेट्स और प्रीशियस वेपन्स, इन सब में भी रेयर अर्थ मेटल का डायरेक्ट रोल होता है, और इसी वजह से इन्हें क्रिटिकल मिनरल बोला जाता है, क्योंकि ये सीधा नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं। एआई और डेटा सेंटर्स के अंदर हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स, कूलिंग सिस्टम्स और प्रीशियस कंपोनेंट्स होते हैं। चाहे एआई हो, ईवी हो या डिफेंस या रिन्यूएबल एनर्जी, सबका बेस रेयर अर्थ है। वाइंड टर्बाइंस में नियोडाइमियम बेस्ड परमानेंट मैग्नेट्स लगते हैं। क्लीन एनर्जी का फ्यूचर रेयर अर्थ के बिना पॉसिबल ही नहीं है। रेयर अर्थ मेटल एमआरआई मशीन्स, एक्सरे इमेजिंग, कैंसर थेरेपी और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज होते हैं, मतलब हेल्थ सेक्टर तक इनसे डायरेक्ट डिपेंडेंट है। रेयर अर्थ मेटल सिर्फ मेटल्स नहीं है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक बैकबोन है। मोबाइल्स, ईवी, सैटेलाइट्स और मिसाइल्स, सब कुछ इन्हीं पर टिका हुआ है। रेयर अर्थ मेटल्स कोई टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। और इसीलिए यहाँ पर सवाल ये है कि चाइना ने ऐसी कौन सी प्लानिंग की जिससे पूरा ग्लोबल टेक सप्लाई चेन चाइना पर डिपेंड करता है। 1980s का चाइना आज जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं था, ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतना इन्फ्लुएंस था। चाइना ने देखा कि आगे आने वाली दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और मशीन्स पर डिपेंड करेगी और इन्हीं पर चलेगी, और इन सब का बेस छोटे से दिखने वाले मेटल्स होंगे। पहले तो दुनिया ने इन मेटल्स को इग्नोर किया क्योंकि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज्यादा करते थे, और इसी वजह से सारी कंट्रीज ने इन्हें इग्नोर किया। बट चाइना ने इसे एक अपॉर्चुनिटी समझा। चाइना ने इसे नॉर्मल कमोडिटी के रूप में नहीं समझा, बल्कि चाइना की गवर्नमेंट ने इसे एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में समझा, और उन्होंने सोचा कि जो असली पावर है वो माइनिंग में नहीं, रिफाइनिंग में है, और उसी वक्त से उन्होंने रिफाइनिंग पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। 1980s में चाइना ने यूनिवर्सिटीज, लैब्स और साइंटिस्ट को एक ही डायरेक्शन में लगा दिया,
और सु गुआंगसिंग जैसे साइंटिस्ट ने रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम डेवलप किया। साइंस और पॉलिसी एक साथ चलने लगी। चाइना ने सारी फॉरेन कंट्रीज को एक जॉइंट वेंचर में बुलाया। जापान, अमेरिका और कनाडा से टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज आई। चाइना ने उनसे सीखा, पेटेंट्स बनाए और धीरे धीरे खुद का इकोसिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ वक्त के लिए चाइना ने एनवायरनमेंट को भुला दिया, क्योंकि जो ये रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं इनको रिफाइन करने में काफी ज्यादा केमिकल्स लगते हैं और उसी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो बाकी कंट्रीज तो इस पोल्यूशन की वजह से इस रिफाइनिंग में एंटर नहीं कर रही थी, लेकिन चाइना ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा। हाँ, थोड़े वक्त के लिए उसने एनवायरनमेंट को डैमेज किया, लेकिन उसने इस पर पूरा कंट्रोल ले लिया और इसी वजह से उन्होंने प्रोडक्शन सस्ता रखा, जिससे माइनिंग और रिफाइनिंग फास्ट हुई। 1990s में चाइना की गवर्नमेंट ने रेयर अर्थ मेटल को एक स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर कर दिया और वहीं से ही चाइना ने पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट को रोक दिया। क्यों? क्योंकि ये बाकी कंट्रीज को रेयर अर्थ मेटल के लिए अपने आप पर डिपेंड करना चाहता था और यही से ही रेयर अर्थ मेटल बाकी कंट्रीज के लिए एक जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी बन गई और चाइना के लिए यही रेयर अर्थ मेटल एक पावरफुल वेपन बन गया। और आज की डेट में ज्यादातर कंट्रोल चाइना के हाथ में है और मॉडर्न इकोनॉमी चाइना पर डिपेंड करती है। बट आयरनी ये है कि क्लीन एनर्जी के लिए डर्टी माइनिंग करनी पड़ती है, लेकिन चाइना के लीडर्स को ये पता था कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में होने वाला है। 1990s में यूएसए और यूरोप ने सोचा कि ये जो रेयर अर्थ मेटल की इंडस्ट्री है ये एक डर्टी इंडस्ट्री है और ये एक लो प्रॉफिट मार्जिन वाली इंडस्ट्री है। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि जो डिमांड है वो इनके पास रहेगी और डिमांड उनके पास रहने की वजह से कंट्रोल अपने आप उनके पास आ जाएगा। और यहीं पर पहली और सबसे बड़ी गलती होती है। स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रूल्स की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी जो माइनिंग्स थी वो बंद कर दी और जो प्रोसेसिंग थी वो चाइना के ऊपर छोड़ दी, बिना ये सोचे कि आगे जाकर ये एक नेशनल कन्फ्लिक्ट खड़ा कर सकती है। जब वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ डिमांड पर फोकस करती रही, इसी के चलते चाइना ने इस पर पूरा कंट्रोल बना लिया और जो रेयर अर्थ की सप्लाई चेन थी वो धीरे धीरे पूरी तरह से चाइना के पास जाने लगी और ये पूरी सप्लाई चेन एक सिंगल कंट्री पर डिपेंड हो गई। जो बिजनेस सप्लाई चेन थी चाइना ने उसे एक जियोपॉलिटिकल पावर बना दिया। जापान के लिए रेयर अर्थ मेटल्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाने को देखकर हमें यह साफ पता चलता है कि चाइना इसका फायदा उठा रहा है। डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और सेमीकंडक्टर्स और ईवी प्रोडक्शन सब कुछ चाइना के डिसीजन पर डिपेंड होने लगे। मिलिट्री सप्लाई चेन तक अनसेफ हो गई, जो किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है। वेस्टर्न कंट्रीज के पास ना ही कोई प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी और ना ही कोई प्राइसिंग कंट्रोल था। मोनोपोली के सामने फ्री मार्केट सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह गया। G7 मीटिंग्स में रिड्यूस रिलायंस और अर्जेंट एक्शन जैसे वर्ड सुनाई देते हैं। ये प्रूफ है कि प्रॉब्लम को तब सीरियस लिया गया जब क्राइसिस ऑलरेडी आ चुकी थी। अब रिसाइलिंग स्टेट इन्वेस्टमेंट और चाइना स्टाइल स्ट्रेटेजिक की बात हो रही है, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड में चाइना का लेवरेज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया है। रेयर अर्थ मेटल्स को बाकी कंट्रीज ने इग्नोर करके अपनी टेक्नोलॉजी की चाबी चाइना के हाथ में दे दी है। आज मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी एक सिंगल डिपेंडेंसी के साथ चल रही है। तो देखिए, चाइना ने यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स को रेयर नहीं माना, उन्होंने रेयर माना प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग को। चाइना ने यह मान लिया कि असली पावर सिर्फ जमीन से खुदाई करने में नहीं होती है, असली पावर होती है बीच के स्टेप्स में और आगे के प्रोडक्ट में। और इसीलिए चाइना ने माइनिंग को सिर्फ एक कमोडिटी माना और टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग को एक पावर बना दिया। चाइना ने एक एक करके पूरी चीजों पर कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दिया, पहले माइनिंग पर, फिर प्रोसेसिंग पर, फिर रिफाइनिंग पर और फिर टेक्नोलॉजी और मैग्नेट्स पर। आज दुनिया के पास और हो सकता है, लेकिन और का यूजेबल मेटल बनाना चाइना के बिना इम्पॉसिबल है। चाइना ने सबसे रेयर चीजों को पकड़ा, प्रोसेसिंग और सेपरेशन। आज दुनिया का लगभग 90% प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग चाइना में होता है और खासकर हेवी रेयर अर्थ मेटल्स का। वेस्टर्न कंट्रीज के पास रिसोर्सेज होते हुए भी वो चाइना पर डिपेंड रह गए, क्योंकि प्रोसेसिंग का अल्टरनेटिव उनके पास कभी तैयार ही नहीं हो पाया। चाइना में सोलवेंट एक्सट्रैक्शन जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग मेथड्स को इंडस्ट्रियल स्केल पर परफेक्ट किया गया। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने एनवायरनमेंट और रेगुलेशन के चलते टेक्नोलॉजीज को अबैंडन कर दिया, चाइना ने उन पर पेटेंट्स फाइल कर दिए और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट ही बैन कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि कंपटीटर्स चाहकर भी चाइना जैसे सिस्टम्स कॉपी नहीं कर सकते। चाइना ने माइनिंग से लेकर मैग्नेट्स, ईवीज और वाइंड टर्बाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स तक सबको ही इकोसिस्टम में जोड़ दिया। चाइना खुद दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ कंज्यूमर बन गया। इस स्केल की वजह से चाइना ने प्राइसेस इतने नीचे रखे कि यूएस और यूरोप की कंपनीज कंपटीशन में भी नहीं टिक पाई। और जो ये रेयर अर्थ मेटल्स था, ये चाइना के लिए कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं था, बल्कि एक नेशनल मिशन बन चुका था। गवर्नमेंट ने 25 से ज्यादा साल तक सब्सिडीज, एक्सपोर्ट रिबेट्स, रिसर्च प्रोग्राम्स और 5 इयर्स प्लान्स के थ्रू इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। यूनिवर्सिटीज, लैब्स
और इंस्टीट्यूशन सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे, चाइना को रेयर अर्थ लीडर बनाना। चाइना ने फॉरेन कंपनीज को वेंचर्स के जरिए चाइना में ही प्रोसेसिंग करने के लिए मजबूर कर दिया। आज ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे देश माइनिंग तो करते हैं, लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो चाइना में ही होती है। जैसे चाइना ने पूरी वैल्यू चेन पर कंट्रोल पाया, लाइसेंस और बैंस यूज करने शुरू किए। 2010 में जापान हो या 2023 में डिफेंस और चिप्स मटेरियल्स, रेयर अर्थ सप्लाई चेन एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर टूल बन चुकी है। चाइना ने इस इंडस्ट्री को छोटे प्लेयर्स के हाथों से निकालकर जो बड़े स्टेट्स जायंट्स थे उनके हाथ में दे दिया। इस कंसोलिडेशन ने बीजिंग को प्राइसिंग पावर, एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेशन और फास्ट पॉलिसी एग्जीक्यूशन का डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया। वेस्टर्न कंट्री ने एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के नाम पर अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, लेकिन चाइना ने इसका ठीक उल्टा किया। शुरुआत में उसने एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन झेला, लेकिन धीरे धीरे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। चाइना का रियल गेम सिर्फ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना नहीं था, उसका रियल गेम था पूरी इंडस्ट्री पर अपने आप को लॉक कर लेना। अगर माइनिंग की बात करें तो भी चाइना दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ्स खुद प्रोड्यूस करता है और बाकी पूरी दुनिया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार मिलकर सिर्फ 30% पर सिमट जाती है। और यही जमीन से निकले वाला हर तीसरा किलो रेयर अर्थ मेटल चाइना के कंट्रोल में होता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। असली डोमिनेंस माइनिंग पर नहीं बल्कि प्रोसेसिंग में है। रेयर अर्थ को यूजेबल बनाने के लिए जो रिफाइनिंग और सेपरेशन चाहिए उसका लगभग 90% कैपेसिटी चाइना के पास है। और जब बात हेवी रेयर अर्थ्स की आती है जैसे डायसेप्रोसियम और टेरेबियम, वहां चाइना का कंट्रोल 95% से भी ज्यादा होता है। ये वही एलिमेंट्स हैं जो फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ईवी और मोटर्स, वाइंड टरबाइन के लिए यूज होते हैं। इसका मतलब सिंपल है, दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस और क्लीन एनर्जी सिस्टम एक ही कंट्री के प्रोसेसिंग प्लांट्स पर डिपेंड करता है। रेयर अर्थ का फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है NdFeB, जो कि एक परमानेंट मैग्नेट है। यहाँ चाइना का कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। चाइना हर साल लगभग 3 लाख टन मैग्नेट्स बनाता है, जबकि अमेरिका सिर्फ 1000 टन के आसपास ही पहुंच पाता है। और ये गैप सिर्फ बड़ा नहीं है बल्कि एम्ब्रेसिंग लेवल का है। और चाइना सिर्फ प्रोड्यूस और प्रोसेस ही नहीं करता है, वो ग्लोबल सप्लाई को भी एक्सपोर्ट और क्वार्ट्स के थ्रू रेगुलेट भी करता है। हर साल लगभग 2.7 लाख मैट्रिक टन का कोटा, जो डिसाइड करता है कि कौन कितना खरीद पाएगा और किस प्राइस पर। और आयरनी ये है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज अपना ओर खुद माइन करते हैं, और हैरानी की बात यह है कि उसी ओर को रिफाइन करने के लिए चाइना भेजना पड़ता है। सप्लाई चेन का बीच का सबसे पावरफुल स्टेज चाइना के पास लॉक्ड है। 1995 में चाइना का रेयर अर्थ का प्रोडक्शन सिर्फ 48 किलोटन था, आज यही नंबर 240 किलोटन के आसपास पहुंच गया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये 30 सालों की कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है। चाइना के पास सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, लगभग 44 मिलियन टन के रेयर अर्थ रिजर्व्स भी हैं, जो दुनिया के टोटल का करीब 1/3 है। यही फ्यूचर के लिए भी गेम उसके फेवर में है। और इस पूरे सिनेरियो से सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि चाइना सिर्फ सप्लायर नहीं है बल्कि इस पूरे सिस्टम का ऑपरेटर है। माइनिंग से लेके मैग्नेट्स तक, प्रोसेसिंग से लेके प्राइसिंग तक, ग्लोबल इकोनॉमी का एक साइलेंट स्विच एक ही जगह पर लगा हुआ है। तो सवाल सिंपल है, क्या दुनिया चाइना के इस रेयर अर्थ पावर के कंट्रोल से निकल पाएगी या फिर यहीं पर फंसी रह जाएगी? 2026 की शुरुआत में G7 और उनके अलायंस ने एक बात ओपनली मान ली, चाइना पर रेयर अर्थ डिपेंडेंसी सिर्फ बिजनेस इश्यू नहीं है, ये कोई पैनिक रिएक्शन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट सिग्नल है। दुनिया चाइना से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे। सच ये है कि दुनिया चाइना को कट ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि चाइना बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट हो चुका है। और इसीलिए स्ट्रेटेजी का नाम है डी रिस्किंग, नॉट डी कम्पलिंग। और इसका रिजल्ट ये होगा कि चाइना का जो कंट्रोल है वो कम हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होगा। रेयर अर्थ इंडिपेंडेंस एक हेडलाइन प्रोजेक्ट नहीं है, ये 10 साल का गेम है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एस्टिमेट क्लियर है, चाइना आज भी 47% से 87% तक रेयर अर्थ्स और क्रिटिकल मिनरल्स का रिफाइन करता है। एक सिंगल प्रोसेसिंग प्लांट बनाने में 1 बिलियन से 2 बिलियन डॉलर तक लग जाते हैं। तो पूरा ग्लोबल मार्केट सिर्फ 8 से 10 बिलियन डॉलर का है। हाई कॉस्ट, हाई रिस्क और लो मार्जिन, इसी वजह से चाइना आज भी सप्लाई चेन का किंग है। तो फाइनल जवाब सिंपल है, दुनिया चाइना से निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन चाइना से बच नहीं पाएगी। रेयर अर्थ्स के गेम में चाइना आज भी रूल बुक लिख रहा है और बाकी दुनिया अब उसे पढ़ना शुरू कर रही है। तो आई होप इस एपिसोड से आप समझे होंगे कि चाइना कैसे दुनिया के ऊपर रूल कर रहा है रेयर अर्थ के पावर के दम पर। और इस एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने में मिला हो तो इस एपिसोड को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए NGRX चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर ऐसे ही हम जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस कैसे स्टडीज लाते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।